तो बच्चों आप लोगों के लिए पाइथन की एक एमसीक्यू टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। इस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, आप लोग सॉर्ट आउट करिए। हम लोग पूरे लेसन वाइज चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, आज उसी के एम सीरीज है। अगर आप लोगों ने ये पूरी टेस्ट सीरीज फॉलो कर ली, सारी की सारी जितने चैप्टर्स हैं सबकी मैं अलग अलग कराऊंगा, बस आपको पाइथन पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, इवन शाहरुख खान भी नहीं। चलिए सवाल नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कीवर्ड? इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है? कीवर्ड याद है ना सभी को? कीवर्ड्स वो वर्ड होते हैं बच्चों जो आप लोगों के पास पहले से असाइन होते हैं और उनका इस्तेमाल हम लोग अदर्स किसी में नहीं ले सकते। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे मैं यूज करता हूं प्रिंट, तो प्रिंट क्या आप लोग प्रिंट को वेरिएबल बना सकते हैं? तो प्रिंट नहीं बना सकते, क्योंकि प्रिंट तो ऑलरेडी कीवर्ड है, वो तो ऑलरेडी पाइथन यूज कर रहा है उसके लिए। तो इसमें कौन सा कीवर्ड नहीं है? सही। आपको याद हो पास वगैरह का हम लोगों ने यूज किया था अभी। तो इसमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको कि टोटल कीवर्ड्स कितने होते हैं। तो पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है, और पाइथन में टोटल कीवर्ड्स होते हैं 33। याद रखिएगा, 33 कीवर्ड्स होते हैं पाइथन्स में। और इसमें से जो कीवर्ड नहीं है, विच इज नॉट एन कीवर्ड, उसका सही जवाब है ईवल। ईवल कीवर्ड नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। A namespace is a dictionaries of a variable keys and a correspondence object. जल्दी से बताएंगे। आपको ये लास्ट टाइम डिक्शनरीज में बताया भी गया था कि जो भी डिक्शनरीज हैं उनमें बकायदा एक की होती है, और उस की एक वैल्यू भी होती है। सही है गलत? बिल्कुल सही है, आप लोगों ने पढ़ा भी है। डिक्शनरीज कोई भी डिफाइन करते थे, जैसे आप लोगों ने मान लीजिए माई डिक्शनरीज के नाम से या माई एबीसीडी के नाम से डाला, और आप लोग इसमें लिखते नहीं थे, जैसे आप लोगों ने लिखा मान लीजिए कलर, और कलर के आगे आप लोग लिख देते थे रेड। ठीक, तो आप लोग मेरे को बताइए इसमें ये कलर क्या होता था? ये की होता था। और रेड क्या होता है? रेड उसकी वैल्यू होती है। तो ये सही है। क्लियर? अगर आप लोग मिस कर रहे हैं कुछ चीजें, तो टेस्ट देते समय आपको ऐसा लग रहा है सब धुआं धुआं सा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये किस मूली का खेत है, तो इस केस में आप लोग M3R5 पे चले जाइए। M3R5 के बच्चों, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, तो आप लोगों के पास शॉर्ट या क्रैश कोर्स कर डालिए, जो कि ये आपके सामने दिया है, जो लाइव सेशन में चल रहा है। इनको आप लोग जरूर फिनिश कर लीजिए। जैसे ही आप इनको फिनिश करेंगे, छोटी छोटी क्लासेस, आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए अब आगे के टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंटीजर वैल्यू? ये तो आसान है, जल्दी से बताएं इनमें से कौन सी इंटीजर वैल्यू है? नहीं, ये 41 लिखा है, वो फॉन्ट की स्टाइल है। हम्म, क्या ये इंटीजर हो सकता है? ये तो पॉइंट्स लगा है। क्या ये इंटीजर हो सकता है? नहीं। तो ऐसा क्यों है, ये क्यों नहीं है इंटीजर? क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा किया गया, तो ये क्या बन गया? स्ट्रिंग। ये इंटीजर है। इंटीजर का मतलब जिसमें कोई पॉइंट्स वैल्यूज नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? इनमें से कौन सा रॉन्ग है? ये जीरो लगे हैं, ओ मत समझिएगा। इनमें से कौन सा रॉन्ग है? इसमें से बच्चों एक ही रॉन्ग है। आप कंफ्यूज मत होइए कि आप लोगों का यहाँ बी और एक्स लिखा है तो ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा। आप लोग जीरो से नहीं कर सकते इसमें। हम्म, तो कोई भी नंबर आप एक्स इक्वल टू ये लेके चलेंगे, तो क्या जीरो कंसीडर करेगा आगे? नहीं। तो दिस इज द राइट आंसर। अगला सवाल बताइए, इनमें से कौन सा सही एक्सटेंशन है पाइथन का? बिल्कुल सही जवाब। अपने नंबर अपने मस्तिष्क में नोट करते चलिएगा। अगला छठवां सवाल, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हैं? हम्म, याद है? कमेंट। आप लोग वो मत सोचने लगे कि ये क्वेश्चन आपका M2 में भी होता है, सब लाइन में भी।
तो कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं सिंगल लाइन के लिए? ठीक। आप लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं? देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूं पाइथन के लिए। ये रहा हमारे पास आइडियली शेल, और हम लोगों ने यहाँ पर कोई फाइल ओपन कर ली, ये रही। ठीक, अब मुझे यहाँ पे एक स्टेटमेंट देना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? मैंने लिख दिया माई प्रोग्राम। अब ये चीज प्रिंट तो करनी नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे क्या लगाना होगा? हैश। तभी तो नहीं प्रिंट होगा वो। आया सभी को समझ में? तो सही जवाब सभी को क्लियर? तो बच्चों इसका सही जवाब है, आप लोगों का सिंगल लाइन स्टेटमेंट के लिए आप लोग यूज करेंगे हैश। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल्स कैन बी रिमूव यूजिंग द डेल कीवर्ड। बताइए सही या गलत? क्या कोई भी वेरिएबल्स डिक्लेयर डिलीट कर सकते हैं आप लोग डेल से? अरे आप लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी थोड़े दिन पहले ही? डेल स्टेटमेंट वो नहीं पढ़ी थी? आप लोगों के ट्यूपल्स में भी थी, सभी में थी। तो डेल स्टेटमेंट से उसके अंदर के जो वेरिएबल्स थे वो खत्म नहीं हो जाते थे? डेल स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा? देखो याद दिलाए। अरे ये तो पढ़ाया था अभी थोड़े दिन पहले, परसों की क्लास में भी था कि डेल करो तो उसके अंदर के सारा डेटा चला जाता था। तो जब वही तो है, डेटा चला गया, वेरिएबल सारे डिक्लेयर हो गए, वेरिएबल्स की वैल्यू सब खत्म। हम्म, अगला है Pythons allow programming in object oriented and procedural paradigms। ये याद है? प्रोसीडिसल मतलब क्या होता है? अरे ये भी पढ़ा था आप लोगों ने। सबसे हायर प्रोसीडियल वैल्यूज को पहले कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप लोगों को कोई नंबर दिया जाता था, बोला जाता था बॉडमास रूल फॉलो होगा। तो ये वैल्यूज आप लोगों की सॉल्व आउट की थी हम लोगों ने कि पहले कौन सा सॉल्व करना है, कौन हायर प्रोसीडियल्स में है, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सी हायर रेटिंग पर है, उसी के हिसाब से आप लोगों की पहले वैल्यू सॉल्व होती थी। तो इसके लिए एक आपको रूल भी बताया गया था। ये पढ़ाया था बच्चों कि आप लोगों का जो सबसे पहले प्रेसिडेंस कौन सा होगा, पहले ब्रैकेट सबसे पहले लगेंगे, फिर पावर वाली वैल्यू लगेगी टू दी पावर जो एक्सपोनेंट में होती है। ठीक। फिर आगे जो प्लस माइनस साइन है, यूनिटरी साइन है, वो लगेंगे। मल्टीप्लाई, डिवाइड और फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन याद है? जो पॉइंट्स वैल्यूज होती थी तो राउंड ऑफ कर देता था। मॉड, प्लस माइनस। फिर आपका ये कौन सी वैल्यूज हैं? बिटवाइज लेफ्ट, बिटवाइज राइट, एंड और उसके बाद आपके बाद आखिरी में आप लोगों का नॉट और ये सारे लगते थे। इस क्रम से ही वो आप लोगों का सॉल्व करेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद हो, आप लोगों के पिछले पेपर्स में आया भी था। तो इसीलिए तो इट अलाउज द प्रोग्रामिंग, डेफिनेटली इट अलाउज। आगे का सवाल बच्चों। अगला सवाल है द वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर और अंडरस्कोर करेक्टर। क्या वेरिएबल्स का जो नाम होता है वो अंडरस्कोर से लिखा जा सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखना चाहूं अंडरस्कोर नेम और यहां लिख दूं अमित, क्या ये वेरिएबल सही है? अंडरस्कोर लेता है वेरिएबल में? लेता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ लिखा टू नेम इक्वल टू अमित, तो ये नहीं ले सकता, क्योंकि वेरिएबल्स जो है वो आप लोगों का या तो अल्फाबेट से हो और या तो फिर अंडरस्कोर से हो, नंबर से नहीं होना चाहिए। ठीक। तो ये लिखा गया मस्ट बिगिन, तो सही है। अगला सवाल, बुलियन हैज टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स, सही है गलत? बिल्कुल सही है। बुलियंस की सिर्फ दो ही तो वैल्यूज होती हैं, एक ट्रू होती है और एक फॉल्स होती है। अगला, द टाइप ऑफ आई एन एफ इज अ, द टाइप ऑफ आई एन एफ इज, तो ये इंटीजर फ्लोट्स दोनों होते हैं। अब बच्चों फ्लोट्स में आप लोग क्या इंटीजर वैल्यू रख सकते हो? फ्लोट्स के अंदर कोई पॉइंट्स वैल्यूज तो रहती ही रहती हैं, नंबर भी तो रख सकते हो। जैसे आप लिखना चाहो फ्लोट टू, तो क्या नहीं लेगा? ले लेगा। लेकिन क्या इंटीजर के अंदर फ्लोट्स रख सकते हो? नहीं, वो पॉइंट्स अपने आप हटा देगा। तो टाइप ऑफ आईएनएफ इज, ये एक फ्लोट वैल्यूज है। अगला देखते हैं बच्चों, पाइथन 3.0
फाइनल वॉज रिलीज, ये किस डेट को रिलीज हुई थी? तो इसके लिए आप लोगों के, अच्छा ये पाइथन के मैं सारे गूगल करके आपको दे ही देता हूँ, क्योंकि ये सवाल बेवकूफ बनाने के लिए कई बार आ जाता है। पाइथन, पाइथन ऑल वर्जन्स एंड रिलीज डेट। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि पाइथन्स के कौन कौन से, ज्यादा पुराने नहीं, पहला आखिरी ले लीजिएगा। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पाइथन्स कैसे कैसे कब कब रिलीज हुई। तो देखिए पाइथन रिलीज वर्जन 1.0 इन जनवरी 1994। तो पाइथन 1 का जो पहला वर्जन आया था वो 1994 में आया था। फिर पाइथन 1.2, 1.3 इत्यादि इत्यादि बढ़ती चली गई। तो पहला याद रख लीजिए, और देखिए इसके इतने सारे वर्जन्स हैं, 1.1, 1.1.6, फिर 2 पॉइंट। तो हमें ये सब थोड़ी चाहिए। पाइथन का एक 3 वर्जन याद रख लीजिए, ये काफी फेमस रहा है। 3 वाला वर्जन आपका आया था 27 जून 2009 में। और जो लेटेस्ट चल रहा है वो आपका 3.12 है, जो कि आप लोगों का इस समय दिखाया जा रहा है कि 2 अक्टूबर 2023 में रिलीज हुआ। ठीक। अब 3.13 में बोला जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2024 को एक्सपेक्टेड है रिलीज होगा। तो ये सवाल एक बार पूछा गया था पुराना, तो इसीलिए आपके समक्ष रखा गया है। तो 3 वाला जो वर्जन था 2008 में रिलीज हुआ था। क्लियर हुआ? पहला वाला देख लिया था ना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर। इनमें से कौन सा आइडेंटिफायर के लिए यूज नहीं किया जा सकता? लेटर तो यूज करते ही हम लोग। आइडेंटिफायर मतलब क्या? वही वेरिएबल डिक्लेयर जिसके अंदर करते हैं वही आइडेंटिफायर्स है। क्या अंडरस्कोर रखा जा सकता है? रखा। डिजिट रखी जा सकती है, डिजिट्स भी रखी जा सकती है, लेकिन डिजिट पहले नहीं हो सकती। नेम टू लिखा जा सकता है, टू नेम नहीं। लेकिन क्या स्पेस दिया जा सकता है? स्पेस का मतलब है, अगर आप लोग सोचें यहाँ पे मैं लिखना चाहूं फर्स्ट, फिर उसके बाद लिख दिया स्पेस नेम इक्वल टू 5, क्या ले लेगा? नहीं। तो नेम जो है वो आप लोगों के आइडेंटिफायर में स्पेस नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगला सवाल, विच कोड डज द कंपाइलर कन्वर्ट इनटू पाइथन सोर्स कोड। अब कौन सा ऐसा कोड है जो पाइथन के सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है? मशीन कोड, सिस्टम कोड, बाइट कोड और असेंबली कोड। अब पहले तो ये समझिए होता क्या है। अब पाइथन जो है एक प्रकार का ऐसा प्रोग्रामिंग कोड होता है। अब जैसे पाइथन में आपने मान लीजिए 4 लाइनें लिख दी, ठीक है। अब आपकी जो एरर है वो लाइन नंबर 3 पर है, ठीक है, यहाँ एरर है। तो पाइथन जो है वो बेसिकली आप लोगों का एक प्रकार से ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरप्रिटेटर पर बेस करता है। 2 प्रकार के मिलेंगे, एक होगा कंपाइलर और एक प्रकार का होगा जो कि आप, कंपाइलर का मेन काम होता है पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट करना। भाई बेसिकली हम लोग जो प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं ये सब हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ये सारी क्या है, पाइथन हो गई, कोई भी हो गई, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, HLL कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन मशीन इनको थोड़ी समझती है। मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देती है किस में? मशीन लेवल लैंग्वेज में, मशीन कोड्स में। मशीन कोड का मतलब हो गया 0 1। तो ये कन्वर्ट कौन कर रहा है? कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई इंटरप्रिटेटर लगा हुआ है, एक ऐसा प्रोग्राम लगा हुआ है जो इसे कन्वर्ट कर रहा है। वो कंपाइलर भी हो सकता है या फिर आप लोगों का असेंबलर भी, कुछ भी हो सकता है। तो जो पाइथन है, पाइथन का जो कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, कन्वर्ट करता है, वो है आपका बाइट कोड। ये बाइट बाइट वाइज कोड में चेंज करता है। अगला, विच इज यूज टू राइट ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन। पाइथन में अगर आपको कुछ ब्लॉक्स में कोड लिखना है तो कैसे लिखेंगे? करली ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इंडेंटेशन, या सभी? जैसे आपको फॉर लिखना है, फॉर ए इन रेंज 5 लिखा आपने। अब इसके अंदर ये ब्लॉक में आपको सारा फॉर प्रिंट कराना है, तो ये करली ब्रेसेस लगाते हैं क्या? करली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं। हम लोगों को अगर इसकी ब्लॉक्स, ये 5 लाइनें प्रिंट करानी है, फॉर के लूप में डालनी है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये 5 लाइनें जो हैं इसके नीचे ना प्रिंट करके एक इंडेंट या टैब बटन दबा के इसके एक स्टेप आगे प्रिंट करते हैं। तो ये अगर आप लोगों की लाइनें हैं तो इसमें से
एक दो तीन चार, ये तो फॉर की बॉडी बन जाएगी। क्या ये वाली फॉर की बॉडी बनेगी? नहीं, क्योंकि ये लूप से बाहर है। लूप से बाहर कैसे हो गई? हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस दिए, तो ये एक ब्लॉक बन गया, और ये ब्लॉक नहीं बनेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं इंडेंटेशन। तो पाइथन में जितने भी कोड्स लिखे जाते हैं, उसमें कभी भी आप लोग देखिएगा, कभी कभार होता है ना, हम लोग कोडिंग कर रहे थे जो स्टार पैटर्न वाला था, उसमें अगर स्पेस थोड़ी बहुत भी इधर उधर हो गई तो पैटर्न प्रिंट नहीं होता। तो इसका सही जवाब इंडेंटेशन है। अगला है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए वेरिएबल। ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही होना चाहिए कौन सा वेरिएबल नहीं बन सकता। क्या कंप्यूटर नहीं बन सकता? कंप्यूटर इक्वल टू ए लिख दूंगा तो क्या कंप्यूटर नहीं लिख सकता? कंप्यूटर आपका क्या कोड थोड़ी है वो। कंप्यूटर कीवर्ड है ही नहीं। इसमें कीवर्ड ये है, एलिफ यूज नहीं किया था आप लोगों ने, इफ फंक्शन यूज किए थे। तो इफ फंक्शन जब यूज किए हैं तो इफ का तो इस्तेमाल वो लोग अपने लिए, तो मैं कभी ऐसे को ऐसे थोड़ी लिख सकता हूँ, एलिफ और मैंने लिख दिया मान लो टू, तो वो लेगा ही नहीं। हाँ, ये तो कीवर्ड है पूरा। ठीक, तो ये वेरिएबल नहीं स्टोर कर सकता। अगला सवाल, विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर जो होता है उसकी कितनी लेंथ आप लोग ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो? अब जैसे आप लोग लिखते हो, मान लो आपने लिख दिया नेम, ठीक। अब नेम टू इक्वल टू यहां लिख दिया राज, तो इसमें कितने हैं? पांच है। आप और भी तो लिख सकते थे, आप लिख सकते हो नेम टू सिंह इक्वल टू राज, तो ये भी तो ले लेगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ कितनी होती है आइडेंटिफायर की जिसको हम लोग यूज करा सकते हैं? तो हम लोग जो मैक्सिमम करेक्टर लेंथ यूज कर सकते हैं आइडेंटिफायर में, वो है 79। ठीक, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे आप लोगों ने किसी का या कोई भी दे दिया, जैसे आपने दे दिया नंबर अंडरस्कोर ऑफ क्लास ऑफ 10th, और क्या अंडरस्कोर भी गिना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया हम लोगों ने 20, तो यही तो आइडेंटिफायर है, यही तो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। अब इसमें गिन लीजिए कितने हैं। इस तरह करके मैक्सिमम कितने रखे जा सकते हैं? 79। लेकिन 79 बहुत हो जाएगा, इतना आदमी लिखेगा, उसके बाद उससे कहा कि इसको ऐड करो, तो फिर पूरी कहानी लिखो या कॉपी पेस्ट करते रहो। व्हाट डू यू यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। ये तो अभी भी आपको बताया कि अगर किसी ब्लॉक को आप लोगों को मेंशन करना है तो आप क्या यूज करेंगे पाइथन में? इंडेंटेशन यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ट्रू इक्वल टू फॉल्स, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द वैल्यू ट्रू इज प्रिंटेड। अब ये आपका बूलियन से आ गया सवाल। अगर मैं यहाँ पे दे देता, जैसे कि मैं यहाँ पे एक की वैल्यू दे देता, ए इक्वल टू, मान लो ए इक्वल टू मैंने लिख दिया होता ट्रू, ठीक। और या ए इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया होता 10, और बी इक्वल टू मैंने यहाँ लिख दिया होता 20, और मैं यहाँ लिख देता इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो आपके स्क्रीन पर क्या प्रिंट करता वो? क्या ए बी से बड़ा है? नहीं, तो फॉल्स प्रिंट करता। ठीक है, ये तो बात समझ आती है ट्रू एंड फॉल्स वाला। लेकिन अगर हम यहाँ पे दे देते इफ ट्रू इक्वल टू फॉल्स, तो क्या प्रिंट करेगा? क्या फॉल्स प्रिंट करेगा, ये करेगा, या एरर दिखाएगा, या कुछ नहीं? हाँ, सही जवाब है एरर। ट्रू फॉल्स के बराबर कैसे होता है? सत्य असत्य के बराबर नहीं हो सकता। हम्म, हम्म। अगला है, द एग्जामिनेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम इज कॉल्ड स्टेपिंग। बताओ, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग की एग्जामिनेशंस को हम लोग क्या कहते थे? हम लोग कहते थे स्टेप बाय स्टेप लिखने को एल्गोरिदम। तो ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट इंटीजर वैल्यू टू स्ट्रिंग। ये तो बड़ा अच्छा है। इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में बदलने के लिए कौन सा फंक्शन यूज कर रहे थे? क्या हम लोग स्ट्रिंग लिखते थे या str लिखते थे? जल्दी बताइए।
कोई इंटीजर 5, अगर आपका लिखा हुआ है इक्वल टू 5, ठीक है, तो ये तो अभी इंटीजर है। अगर मैं लिख देता हूं b इक्वल टू str a, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू 5 जो में ही होगी, लेकिन वो क्या बन जाएगी? स्ट्रिंग बन जाएगी। तो ये सीखा नहीं था हम लोगों ने, इसे क्या कहते थे? किसी भी मतलब प्रॉपर्टी चेंज करने को कहते थे कास्टिंग करना। तो str है सही जवाब। ठीक। अगला, टू क्रिएट अ क्लास इन पाइथन। पाइथन में कोई क्लास बनानी है तो कैसे यूज करेंगे? अभी क्लास के लिए आप लोगों को आगे बताया जाएगा बच्चों। तो हाँ, क्लास भी एक वेरिएबल्स यूज की तरह ही होते हैं जो हम लोग यूज, जैसे कीज। आपको याद हो हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम डिक्शनरीज पढ़े थे, तो डिक्शनरीज में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक की होती है और उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं। वैसे ही हम लोग क्लासेस भी बनाएंगे। फिलहाल अभी इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी ये यहाँ तक पहुंचे नहीं हैं हम लोग। अगला सवाल है बच्चों, वो है व्हाट इज द प्राइवेट वेरिएबल, व्हाट इज द वेरिएबल स्टार्टिंग विद द डबल अंडरस्कोर। डबल अंडरस्कोर अगर किसी में लगा दिया जाता है तो ये क्या कहलाता है? अभी ये आपको ये भी मिलेगा डबल अंडरस्कोर का यूज कैसे किया जाता है। सॉरी। अब देखिए, मैं इसको छोटा सा आपको एक ये बता देता हूँ। इसमें एक वर्ड आता है पब्लिक वेरिएबल और प्राइवेट वेरिएबल। पब्लिक वेरिएबल्स जो होते हैं बच्चों, वो सभी के लिए होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया इक्वल टू 5, और यहां पर मैंने यूज करना कुछ और यूज करना शुरू कर दिया, इफ डी इक्वल टू 10। फिर यहां पे लिख दिया प्रिंट ए। तो आप देखेंगे कि ए जो है हमारे लूप के बाहर है, हमारे इफ के बाहर है। लेकिन क्योंकि ये सबसे ऊपर डिफाइन कर दिया गया है, तो हम कहेंगे कि ये पब्लिकली अवेलेबल है। पब्लिक वेरिएबल का मतलब होता है प्रोग्राम में ऐसी जगह लिख दो कि पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी ए आप प्रिंट कर सकते हो, तो वो वैल्यू दे देगा। ठीक। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख देता हूं डी इक्वल टू 10, या डी इक्वल टू, मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया ई इक्वल टू 2, तो ये ई तो हमारा इफ के अंदर ही है ना। और अगर मैं इसको बाहर ले जाके अगर प्रिंट करूं, कि इस इफ से बाहर आके मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि प्रिंट ई, तो क्या प्रिंट करेगा ई? नहीं, क्योंकि वो इससे प्राइवेट वेरिएबल है इसका। तो उसको हम लोग डबल अंडरस्कोर से डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो ये अभी आगे आपको मिलेंगे जब आप लोग वेरिएबल्स को और अच्छे से सीखेंगे। तो फिलहाल ये प्राइवेट वेरिएबल्स है, डबल अंडरस्कोर से डिक्लेयर होगा। विच सिंबल कैन नॉट बी यूज्ड व्हाइल क्रिएटिंग वेरिएबल। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल्स को बनाने के लिए। एट द रेट नहीं लगा सकते ना, एट द रेट से कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हो सकता। व्हाट विल बी द आउटपुट प्रिंट आइस एकेडमी, और इस तरीके से हम लोगों ने लिख रखा है। तो इसका वेरिएबल का आउटपुट क्या आएगा अगर मैं ये चीज प्रिंट करूं? ये प्रिंट करेगा या ये प्रिंट करेगा? अब क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया? स्ट्रिंग बन गया। तो जाहिर है कि ये ही प्रिंट करेगा वो। ठीक। अगला सवाल, व्हाट इज अ वेरिएबल नेम स्टार्टिंग विथ अ सिंगल अंडरस्कोर कॉल। अगर सिंगल अंडरस्कोर में लगा है तो हम लोग इसे कहते हैं प्रोटेक्टेड वेरिएबल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ईओएल, ये बच्चों अब अगला टॉपिक हमारा आने वाला है, जिसको कहते हैं फाइल हैंडलिंग। ईओएल को अभी से मैं बता दूं, इसे हम लोग कहते हैं एंड ऑफ द लाइन। एंड ऑफ द लाइन। एंड ऑफ द लाइन का मतलब बच्चों ये होता है, जैसे आप लोग यहाँ पे अभी डिक्लेयर करेंगे ए, और इसके अंदर आप लोगों ने एक पूरा लाइन बना दी, दिस इज पाइथन। पूरे एक मतलब कि एक सेंटेंस, एक पैरा पूरा बना दिया आपने 3-4 लाइनों का। तो जो आगे का आखिरी होगा, जहां से आपका ये बंद हो रहा होगा, इसी मार्क को हम लोग कहते हैं ईओएल, एंड ऑफ द लाइन। अब अगर मैं आपसे कहूं कि लूप चलाइए, तो लूप आप 0 से शुरू करेंगे और ईओएल तक चलाएंगे, तो इस बीच जितने भी वेरिएबल्स होंगे या जितने भी कैरेक्टर्स होंगे सब प्रिंट हो जाएंगे। फिलहाल ईओएल का मतलब होता है एंड ऑफ द लाइन। स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस बाय इंडेक्स वैल्यू। क्या स्ट्रिंग को हम लोग इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस कर सकते हैं? जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है ए इक्वल टू अमित, तो अमित के अंदर क्या मैं सिर्फ उसका आई प्रिंट करा सकता हूं?
बिल्कुल करा सकते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि ये जो वैल्यू है वो A0 है। ये वैल्यू क्या होगी, A1 होगी। और ए वैल्यू क्या होगी, A2। तो अगर मैं A2 प्रिंट कराऊं तो हो सकता है। तो स्ट्रिंग को भी हम इंडेक्स वेरिएबल से प्रिंट कर सकते हैं। सही है ये। अगला सवाल, हाउ मेनी टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग इन पाइथन। पाइथन में कितनी प्रकार की टाइप कास्टिंग होती है, जल्दी से बताएं। आप लोग पाइथन्स में दो प्रकार की टाइप कास्टिंग करते हैं, जिससे कि वेरिएबल्स एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में शिफ्ट किए जा सकते हैं। क्लियर। पाइथन डज नॉट सपोर्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग। पाइथन में फंक्शनल प्रोग्रामिंग नहीं होती है। फंक्शन का मतलब बच्चों अभी आप लोगों को अगले टॉपिक में मिलेगा, जिसमें हम लोग पाइथन में कोई फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम लोगों को कोई नंबर दे दिए गए हैं ए, और ए के अंदर हम लोगों ने नंबर दे दिए हैं ये, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी लिस्ट बन गई। अब एक मैंने आपसे कहा इनमें से सबसे बड़ा नंबर मुझे प्रिंट करके दिखाई है। तो इसमें हम कोई मेहनत नहीं करेंगे, हम लोग सीधा लिख देंगे मैक्स ऑफ ए। ठीक है, तो मैक्स ऑफ ए का मतलब है ये एक फंक्शन है, और ये पहले से पाइथन में इनबिल्ड होता है। उसको कहानी समझाने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला दे दीजिए, वो इनमें से जो सबसे बड़ा है वो प्रिंट कर देगा। तो ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहलाती है। तो इसमें लिखा है क्या ये सपोर्ट नहीं करती है, गलत, ये तो सपोर्ट करेगी। अगला सवाल, द टाइप ऑफ पाइथन वेरिएबल एंड एक्सप्रेशंस डिफाइन the type of variable and expression is defined is decided runtime, compile time, while writing the program num। तभी भी आप लोगों का वेरिएबल किस प्रकार का है ये कब डिसाइड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं A = 5, B = हेलो। ठीक, अब ये जब हम लोग रन कराते हैं तो रन कराने के बाद ही वो फाइनल करता है कि ये स्ट्रिंग है और ये आपका नंबर है। लेकिन कुछ पुराने सॉफ्टवेयर थे, जैसे कि सी लैंग्वेज होती है। सी लैंग्वेज में बच्चों ऐसे नहीं होता। सी लैंग्वेज में आप लोगों को सबसे पहले प्रोग्राम में ही बताना पड़ता है कि हम इंटीजर ए यूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग फ्लोट बी यूज कर रहे हैं। प्रोग्राम को शुरू में ही समझाना पड़ता है, रन कराने के पहले ही, कि ये हमारा जो है ये वेरिएबल्स यूज हो रहा है। लेकिन हम लोग पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में तो हम लोग सीधा सीधा रन करा देते हैं, रन कराने के बाद वो खुद ही जान जाता है कि ये इंटीजर है और ये फ्लोट्स है, क्योंकि पॉइंट में ले लेता है। क्या पाइथन में कहीं आप लोग डिक्लेयर करते हो कि इंटीजर है, या आप तो सीधा सीधा इतना ही तो लिखते हो। तो वो तो खुद ही जान जाता है ये फ्लोट वैल्यू है। तो इसीलिए रन टाइम में ही ये सारी चीजें अपने आप पाइथन डिसाइड करता है। डैश टूल दैट हेल्प इन फाइंडिंग बग्स और डूइंग स्टैटिक एनालिसिस। पाइथन का कौन सा टूल है जो कि पाइथन में यूज किया जा सकता है एरर को चेक करने के लिए। बग वर्ड का मतलब बच्चों होता है एरर। तो पाइथन के पास या पाइथन के लिए एक टूल यूज किया जाता है जिसका नाम है पाइथन चेकर, PY चेकर। इसकी मदद से आप पाइथन की एरर्स फाइंड करते हैं। अगला सवाल है, और ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ये काम आता है। व्हाट इज डैंगो, पिरामिड्स एंड फ्लैग इन पाइथन। ये क्या है, डैंगो क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, और फ्लैग्स इन पाइथन क्या होते हैं। तो इसके लिए एक सही वर्ड आप लोगों को बताया जा रहा है, और वो है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब समझिए क्या होता है। फ्रेमवर्क का मतलब ये समझ लीजिए, जैसे एक इसको एक आसान शब्दों में इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एक किचन है, नॉर्मल सा किचन है, और एक साधारण सा किचन जो आपके घर में है। आपने कहा कि लाओ इस किचन को थोड़ा सा मॉड्यूलर बनाया जाए। मॉड्यूलर जो है आजकल का नए स्टाइलिश किचन होते हैं, जिसमें अलमारी भी होती है, रैक भी होती है, और अलग अलग सभी कुछ है। तो अगर आप कंपनी के पास जाएंगे तो वहां वो दो ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन देगा कि आप लोग जो किचन है वो अपनी डिजाइन खुद बनाएं, और दूसरा देगा कि वो आपको एक बुकलेट देगा जिसमें बनी बनाई 20-25 डिजाइनें होंगी।
वो बोलेगा इनमें से कोई तय कर लीजिए। उसमें अलमारी का कलर भी सेट होगा, उसमें आप लोगों का माइका का भी सेट होगा, सारा कुछ है। तो ये बने बनाए फ्रेमवर्क हैं। तो फ्रेमवर्क का मतलब होता है पहले से बने बनाए पूरे स्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स हैं, बस आपको उसी में अपना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होता है। तो ये फ्रेमवर्क यही है जो आप लोग देख रहे हैं। तो अगर आप पाइथन में डैंगो यूज कर लेते हैं, पिरामिड्स यूज कर लेते हैं, फ्लैक्स यूज कर लेते हैं, तो ये बने बनाए फ्रेमवर्क्स कहलाते हैं, जिनकी मदद से आप लोग अपने खुद के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स बना सकते हैं। इसको इस तरह भी समझ लीजिए जैसे कि आप लोगों को अपने प्रोग्राम में एआई का इस्तेमाल करना है। आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें एआई टूल यूज हो रहा है। अब एआई टूल्स के लिए हम सेपरेट प्रोग्राम बनाएं, जरूरी नहीं है। हम लोग एक ऐसा फ्रेमवर्क ले लें जिसमें कि ऑलरेडी फिंगरप्रिंट का प्रोग्राम बना हुआ है। फिंगरप्रिंट का मतलब या फेस रिकॉग्नाइजेशन का प्रोग्राम बना हुआ है। बस उस फेस रिकॉग्नाइजेशन वाले प्रोग्राम को डाउनलोड कर लें और अपना थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। उससे काम आसान हो जाएगा हमारा, जीदी हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो मेन स्क्रीन खुलेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये हमने बनाया है या बैकग्राउंड में ऑलरेडी हमने फ्रेमवर्क पे लिया हुआ है, क्योंकि वो देखने में ऑलमोस्ट सेम जैसे लगते हैं। ठीक। आप इस तरह भी समझ लीजिए जैसे हमारा जो ऐप है, उस ऐप को आप लोग जो यूज करते हैं उसका जो आपने स्ट्रक्चर देखा होगा ऐप का, कुछ पुराने दो चार और फेमस आप लोग टीचर ले लीजिए, उनका भी स्ट्रक्चर ऐप का लगभग एक जैसा ही होगा। क्योंकि जिस कंपनी से हमने बनवाया है क्लास प्लस से, सेम कंपनीज में उसने भी बनाया होगा। तो उनके पास बने बनाए फ्रेमवर्क है, बस लोगो उठा के चेंज कर दिया, बैकग्राउंड चेंज कर दिया, थोड़े बहुत सिंबल चेंज कर दिए, उनका टाइम बच गया, 2 दिन में ऐप तैयार। लेकिन अगर मैं पर्सनलाइज ऐप बनाता तो 2 महीने लग जाते और उसका खर्चा भी 2.5-3 लाख रुपए होता। आया सभी को समझ में फ्रेमवर्क क्या होता है? अगला क्वेश्चन है, पीईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीईपी, पीईपी का मतलब होता है पाइथन एनहेंसमेंट प्रपोजल। पाइथन एनहेंसमेंट प्रपोजल, ये याद रखिएगा, पीईपी, पाइथन एनहेंसमेंट प्रपोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, पाइथन इज ए फ्री ओपन सोर्स स्टैटिकल टाइप इंटरप्रिटेटर एंड प्रोग्रामेबल लैंग्वेज, पोर्टेबल लैंग्वेज। अब इसका मतलब समझिए क्या है। क्या पाइथन फ्री होता है? क्या पाइथन के पैसे देने पड़ते हैं? ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब है इसके सोर्स कोड नेट पे अवेलेबल है, कोई भी आदमी इसे इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकता है कैसा होता है। नेक्स्ट, स्टैटिकली टाइप किया जा सकता है। इंटरप्रिटेटर का मतलब होता है बच्चों की पाइथन की जो कोडिंग होती है, इसमें अगर मान लीजिए कि आपने कोड टाइप किए हैं, आपने 5 लाइनें लिखी हैं, तो अगर चौथी लाइन में एरर है तो प्रोग्राम पहला दूसरा तीसरा ये तो चला देगा और चौथी लाइन में आके रुक जाएगा। इस तरह की कोडिंग को हम लोग कहते हैं इंटरप्रिटेटर। ठीक है, और ये पाइथन में होती है। ऐसे ही सी बेसिक लैंग्वेज होता है, उसमें भी यही होती है। अगर आप लोग इसी की जगह सी प्रोग्रामिंग सीखते हैं और सी प्रोग्रामिंग में अगर आपके 5 लाइनें होती और लाइन नंबर चौथे पे एरर होती तो प्रोग्राम चलता ही नहीं। प्रोग्राम क्यों नहीं चलता? क्योंकि सी का जो बेसिक है वो कंपाइलर पर आधारित है। और कंपाइलर क्या करता है, जब कन्वर्ट करने की बारी आती है, जब प्रोग्राम रन करने की बारी आती है, तो पहले सारी लाइनें पढ़ लेता है। किसी को भी अगर एरर आए तो प्रोग्राम चलने ही नहीं देता। लेकिन ये जो है, आप लोगों का पाइथन इंटरप्रेटर होने के कारण आपकी 3 लाइनें चल जाएंगी, चौथी पे एरर आएगी, वहां रुकेगा वो। तो इसका सही जवाब ट्रू है। पोर्टेबल है, पोर्टेबल का मतलब जानते ही हैं आप लोग। अगला सवाल है, एंड और नॉट इफ एल्स और फॉर व्हाइल ब्रेक एज ए पाइथन आर कीवर्ड। तो टोटल कीवर्ड कितने बताए थे? 3 3। ठीक। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग environment variables tell the python interpreter were to be located the modules files। अच्छा, इसमें मॉड्यूल्स आ गया। अब इसके आगे की जो कोडिंग है इसको आप थोड़े दिन बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो फिनिश किया है उस पार्ट तक हमारा ये पूरा प्रोग्रामिंग क्लियर हो गई। अब मॉड्यूल्स आ गए, ये सारी चीजें आपको तब अच्छे से क्लियर होगी बच्चों जब हम लोगों की कोडिंग थोड़ी और आगे बढ़ेगी। तो हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ लिया था उसका बिहाफ पर मैंने आप लोगों को एक छोटा सा टेस्ट दिया है।
और इस टेस्ट को आप लोग जरूर एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, आपको अंदर और डिटेल में मिल जाएगा। नेक्स्ट, और ये सारी चीजें बच्चों आप लोगों के सिलेबस में मैंने डाल रखी हैं। आप लोग पीछे बैक करिएगा, आप सीधा जाइएगा अपना एमसीक्यूज वाले पोर्शन में, और जैसे ही आप एमसीक्यूज में जाएंगे आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने जैसे पहला चैप्टर पढ़ा था फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, ठीक है, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, वो सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चेक करें तो हम लोगों का चैप्टर 3 है, यही वाला आज आप लोगों ने इसे फिनिश किया है। क्लियर? तो आप लोग आगे के चैप्टर्स में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके कोडिंग्स और बेहतर होती चली जाएगी, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।